अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम 7 उन वजूहात को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है वो फ़ेल होती है। अव्वल तो वजूहात तो 7 से कहीं ज़्यादा हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन द 7 मोस्ट कॉमन रीजंस वाई इपॉक्सी फ्लोरिंग्स फेल एंड वी विल ब्रीफली डिस्कस ओवर द फैक्ट कि ये प्रॉब्लम्स ना हो तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें अपनी तैयारी में, अपनी एप्लीकेशन में, प्रोडक्ट सिलेक्शन में, कि इस तरह के जो भी मसाइल हम इसमें प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे वो ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इपॉक्सी फ्लोरिंग्स आर फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स that can create great seamless resinous floors, and yet many times things go wrong when applying epoxy flooring products. जो इपॉक्सी का फ़र्श होता है हमारा, वो दिखने में और फंक्शन में, पायदारी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा भी होता है कि जब हम इसकी इपॉक्सी लगा रहे होते हैं या प्रोडक्ट का तयन कर रहे होते हैं या सरफेस प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हो जाती है जिससे हमारे फ्लोर में फेलियर्स आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो 7 फेलियर्स हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली जो वजह है वो है प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन, यानी जो सतह की तैयारी है वो दुरुस्त नहीं होती। दूसरी, ह्यूमिडिटी यानी हवा में जो नमी का तनासुब है वो बहुत ज़्यादा होता है। वीक सबस्ट्रेट, जो सतह है वो इट्सेल्फ जो है वो बड़ी कमज़ोर होती है जिसके ऊपर हम इपॉक्सी लगाना चाहते हैं। नो और रॉन्ग प्राइमर, हमने अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा बहुत वी ब्रीफली वेंट ओवर द इम्पॉर्टेंस ऑफ अप्लाइंग अ गुड प्राइमर एंड अ गुड इनफ प्राइमर ऑन द कंक्रीट सरफेस। तो नो और रॉन्ग प्राइमर, अक्सर लोग प्राइमर के बगैर भी काम करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, बड़ी माइनर सी कॉस्ट होती है लेकिन कॉस्ट को सेव करना चाहते हैं। इनकम्पैटिबल सबस्ट्रेट, हम कभी कभी जो है वो एक गलत प्रोडक्ट को एक गलत जगह पे लगा रहे होते हैं, या जिस जगह पे लगाना होता है वहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो है इनकम्पैटिबल सबस्ट्रेट है, कि जो प्रोडक्ट हम जिस सतह पे लगाना चाह रहे हैं वो सतह उस लायक ही नहीं है, वो प्रोडक्ट लगे या कोई दूसरा प्रोडक्ट लगना चाहिए। कंटेमिनेटेड फ्लोर, सतह के अंदर कुछ कंटेमिनेशंस होती है, अक्सर हम जाके देखते हैं, जैसे हमारे पास ये मैकेनिकल वर्कशॉप्स होती हैं या पुरानी कुछ जगह होती हैं जहाँ पे पहले से तेल इतना जज्ब हुआ होता है कंक्रीट के अंदर कि उसके ऊपर कोई सिस्टम लग नहीं सकता। इसी तरीके से फॉल्टी रेजिन स्लैश हार्डनर सिस्टम, अगेन जो रेजिन और हार्डनर का सिस्टम है, रेशोज़ हैं उसमें भी, या कोई जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है वो दुरुस्त नहीं होती। तो ये 7 वजूहात हैं, अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो वजह जो हमने डिस्कस की थी वो है पुअर सरफेस प्रिपरेशन, जिसे हम कहते हैं सतह की तैयारी। तो हमेशा जो भी कंक्रीट की यहाँ पे हम बिलखुसूस बात करेंगे कि ऑलवेज़ जो भी सतह उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग, नई इपॉक्सी सरफेस डालने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में जो है क्रैक फिलिंग और प्राइमिंग के ऊपर जिक्र किया था। अब यहाँ पे जब हम पुअर सरफेस प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि सतह को ग्राइंड करें, इसके अंदर जितने भी हमारे पास क्रैक्स हैं उसकी क्रैक फिलिंग करें, उसके बाद हम प्राइमर लगाते हैं। अच्छा, अक्सर और बेशतर ये होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे क्रैक्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शायद सूखी सरफेस में इतनी नुमाया एक्सपोज नहीं होती जितनी हमें प्राइमर लगाने के बाद फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे, क्योंकि प्राइमर से सरफेस को थोड़ा सा वेट लुक मिलता है, तो हम बहुत तसल्ली से देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये यहाँ पे पिन होल्स हैं, हनी कोम्बिंग है, यहाँ पे ये क्रैक्स है जो हमें पहले नज़र नहीं आए सूखे में। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमें प्राइमर लगाने के बाद भी नज़र आती हैं। तो हमें ये चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर दोबारा से क्रैक फिलिंग और ग्राइंडिंग हमें करके वो जो स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनको रेक्टिफाई करें, उसके ऊपर फिर दोबारा प्राइमर लगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल जो हमारी सरफेस है वो सील हो जाए, ताकि उसके ऊपर जो भी सब्सिक्वेंट हमारा टॉप कोट है वो लग जाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमर लगाने से पहले और ऑफकोर्स प्राइमर लगाने के बाद जो टॉप कोट या जो उसके सब्सिक्वेंट ऊपर की फ्लोरिंग करेंगे, जो आपकी सतह है, जो सरफेस है वो साफ़ होनी चाहिए, इट मस्ट बी क्लीन, सूखी हुई होनी चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, और जो हमारी सरफेस है वो डस्ट फ्री होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का गर्दो गुबार नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि फ़र्श पे या दीवार पे नमी आती है।
तो सॉल्वेंट बेस्ड इपॉक्सीज और इवन जो सॉल्वेंट फ्री इपॉक्सीज भी होती है, वो जहाँ पे सतह में नमी होती है ना, वहाँ पे उस कंक्रीट की सतह से जो है वो क्या कहते हैं, सही बॉन्डिंग नहीं होती। तो इसके लिए हमें वी हैव टू मेक श्योर कि जो सबसे पहले जो हमारी सरफेस है वो कम्प्लीटली ड्राई हो। अब सरफेस को ड्राई करने के भी बहुत सारे जो है वो तरीक़ेकार होते हैं, जिसमें वाटर प्रूफिंग होती है और दूसरे काम होते हैं, हम उसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ का तय होना चाहिए कि सरफेस ड्राई है। हमने हमारी पुरानी कुछ प्रेजेंटेशंस में जो है एक चेकलिस्ट का डिस्कशन किया था कि इपॉक्सी फ्लोरिंग करने से पहले या इसका तयन करने से पहले कुछ चीज़ों को हमें जो है ना असेस करना चाहिए। तो वहाँ पे हमने एक मॉइस्चर मीटर का भी जिक्र किया था और हमने ये भी बताया था कि किस तरह की इपॉक्सी एप्लीकेशन के लिए जो मिनिमम एक्सेप्टेबल मॉइस्चर लेवल्स विद इन द सरफेस है वो क्या होने चाहिए, कि सतह कितनी नम हो या सतह में नमी कितनी हो। एक थ्रेशोल्ड होता है, जिससे ज़्यादा नमी होगी तो फिर इपॉक्सी नहीं हो सकती। इसी तरीके से किसी किस्म का पाइप या जो टैप्स जो है वो लीक नहीं होना चाहिए, और ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन जो है किसी किस्म की जो है वो नमी जो है वो आनी नहीं चाहिए। तो ह्यूमिडिटी जो है वो सरफेस में नहीं आनी चाहिए। और इसी तरीके से हमने कुछ इपॉक्सीज़ हमारी हैं रेसिकेम में जो मॉइस्चर टॉलरेंट इपॉक्सीज़ हैं, लेकिन अगेन दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन टू द रूल। तो इस तरह की कभी कोई सिचुएशन आए तो वहाँ पे फिर प्रॉपर मॉइस्चर बैरियर्स और फिर मॉइस्चर टॉलरेंट इपॉक्सीज़ भी लगती हैं, और वो सॉल्वेंट फ्री होती है। इसका मतलब है कि जो भी हम काम करेंगे इस तरह का वो सॉल्वेंट फ्री इपॉक्सी में करें तो होपफुली हमारा रिज़ल्ट बेहतर आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वीक सबस्ट्रेट की। अच्छा, यहाँ ये उस वक्त होता है इस तरह का फेलियर कि जब इपॉक्सी तो ठीक लगी होती है, लेकिन उसके नीचे की जो सीमेंट होती है या उसके नीचे का जो फर्श होता है वो ठीक नहीं होता, और वो पूरा का पूरा जो फर्श है वो इपॉक्सी को जो है ना लेके ही ऊपर जो है वो निकलता है। अच्छा, this happens when the epoxy floor product is much stronger than the substrate, for example low quality cement. What ends up happening is that you don't have the epoxy layer detaching from the cement but the cement itself detaching from the cement. मतलब जो फर्श है वो itself उखड़ जाता है, epoxy अपनी जगह रहती है। अब ऐसी सूरत में जब अगेन वही वाली बात है, जब सरफेस की असेसमेंट होती है तो हमारे पास कुछ श्मिट हैमर टेस्टिंग होती है। अच्छा, हमें एक और चीज़ का भी पहले से पता होना चाहिए कि इस फर्श पे लोड कितना आएगा, और उस लोड के लिए जो बेस कंक्रीट है वो उस लोड को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है कि नहीं। क्योंकि अक्सर और बेशतर लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो इपॉक्सी है वो सारा का सारा लोड बर्दाश्त कर लेगी। ऐसा नहीं है। कंक्रीट का जो बेस सबस्ट्रेट है उसका भी मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है जितना इपॉक्सी का मजबूत होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हमारी सतह कमज़ोर है तो पहले हम सतह को मजबूत कर लें और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो भी हमें इपॉक्सी का काम करना है वो कर लें, तो वो एक ज़्यादा बेहतर अप्रोच रहेगी बनिस्बत इसके कि हमें कमज़ोर सरफेस पे इपॉक्सी डाल दें और उसके बाद वो सरफेस ही पूरी की पूरी बाहर निकल आए। अच्छा, ये हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे बचाने के लिए जो है वो फ़र्श पे प्राइमर नहीं लगाते। अगर प्राइमर लगाते भी हैं तो गलत प्राइमर का तयन होता है। तो इसमें हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि किसी भी तरह के ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल फ्लोर के लिए प्राइमर जो है वो प्रॉपर तरीके से लगाएं। उस प्राइमर को लगाने की उसकी टेक्निकल डाटा शीट और उसका जो तरीका इस्तेमाल है उसको जो है वो फॉलो किया जाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे फ़र्श होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी वेयर एंड टेयर और ट्रैफिक जो है वो बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि जो हमारी इंडस्ट्रियल फ्लोर स्क्रीड है उस पे जो इपॉक्सी है वो फौरी तौर पे चिपक जाएगी। अच्छा, ये एक हमने ख़ास तौर पे मैंने पाकिस्तान में एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब हम क्लाइंट को कहते हैं कि सर सरफेस मेरी लेवल होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, या हमें ग्राइंडिंग की थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक हरकत ये करता है कि वो फ़र्श के ऊपर जो है ना सीमेंट का नीरू पूरा डाल देता है और उसके ऊपर वो कहते हैं साहब देखो फ़र्श बिल्कुल सीधा है, ये है वो है, आपको ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा फ़र्श हो गया है, और आप जो है बस आते के साथ ही इस पर प्राइमर और अपनी इपॉक्सी डाल दें, आपको ग्राइंडिंग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब इस तरीके का मामला होता है हम कर लेते हैं तो ये जो सीमेंट की नीरू की पपड़ी होती है ना, अक्सर वही जो है निकल आती है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे इपॉक्सी फ्लोरिंग का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। तो इंस्पेक्शन करते वक्त फ़र्श के ऊपर इस चीज़ का भी तयन करना बहुत ज़रूरी है कि सरफेस के ऊपर या नीचे कोई नीरू वीरू ना लगा। अगर वो नीरू लगा हुआ है तो पहले तो ग्राइंड करके वो नीरू की सतह को साफ़ करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर एक ग्राइंडिंग करके सरफेस प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर आप प्राइमर
करेंगे, क्रैक फिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद फिर आपकी जो है इपॉक्सी फ्लोरिंग या कोटिंग का काम होगा, अगर सरफेस मेरी बिल्कुल भी जो है वो सही नहीं है। एंड अगेन ऑलवेज मेक श्योर दैट द प्राइमर इज सूटेबल फॉर द सबस्ट्रेट। जैसी सतह होगी, जो सतह की कंडीशन होगी, उसी हिसाब से जो है आपका प्राइमर होगा। तो जैसे हमने पिछली प्रेजेंटेशन में भी प्राइमर्स की बात की थी, तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के प्राइमर्स जो हैं वो रेसिकेम के पास मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ तरह की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफ़िल करते हैं, जिसमें हमारे पास केमिकल रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, क्रैक फिलर्स हैं, जिसमें हमारे पास केमिकल रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, लो विस्कोसिटी क्रैक फिलर्स और जनरल पर्पस क्रैक फिलर्स भी मौजूद हैं। एंड अगेन बहुत सारे प्राइमर्स भी है, केमिकल रेजिस्टेंट, लो विस्कोसिटी, जनरल पर्पस और केमिकल रेजिस्टेंट एंड लो विस्कोसिटी प्राइमर्स। फिर हमारे पास मेटल के प्राइमर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास मॉइस्चर रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट प्राइमर्स भी अवेलेबल है, इन केस अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत नमी का तनासुब ज़्यादा हो और हमें कोई ऐसा प्राइमर चाहिए जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर में क्योर होके हमारी जो सीमेंट की या कॉन्क्रीट की या जो स्क्रीड की सरफेस है उसको वो सील कर सके। एंड अगेन वी ऑल्सो हैव वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंट प्राइमर्स ओवर हियर एज वेल। अच्छा, जो पांचवा जो सबसे बड़ा हमारा रीज़न है वो इनकम्पैटिबल सबस्ट्रेट। हमें लेट सपोज अगर मेरा लकड़ी की हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर लकड़ी मेरे पास ऐसी है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि देखिए लकड़ी जब व्हेन वुड कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, जब लकड़ी नमी से जो है जब नमी आती है लकड़ी के ऊपर तो लकड़ी फूल जाती है। इपॉक्सी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं फूलती है, उसका फैलाव और सिकुड़ने का जो मैकेनिज्म है वो लकड़ी की तरह नहीं होता। तो जाहिर है जब नीचे से लकड़ी क्रैक करेगी तो उसके ऊपर जो इपॉक्सी है वो भी क्रैक करेगी। तो ये तो सिर्फ एक मिसाल थी, लेकिन लोहे के लिए, लकड़ी के लिए, मुख्तलिफ सबस्ट्रेट्स के लिए जो है वो है। फिर मुख्तलिफ तरह के जो है वो कंक्रीट के लिए मुख्तलिफ तरह के प्राइमर्स आते हैं, मुख्तलिफ तरह के टॉप कोट्स आते हैं, मुख्तलिफ तरह की स्क्रीड्स आती हैं। तो इस चीज़ को भी मेक श्योर करें कि जो भी प्रोडक्ट आप रेकमेंड कर रहे हैं वो सबस्ट्रेट या उस सरफेस के मुताबिक हो। ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ख़ास तौर पे पुराने फ़र्श के लिए या जहाँ पे हमारे पास पुराना काम किया हुआ होता है, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, ये एक पुराना गैराज था जहाँ पे जो है सारा का सारा सालों से ऑयल, डिबरी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो गिरी है। ऐसे में फ़र्श को पूरा का पूरा समटाइम्स ग्राइंड करना पड़ता है, और अगर बहुत बुरी कंडीशन हो तो पूरा कंक्रीट का फ़र्श निकल के जो है फ़र्श दोबारा से जो है ना पोर किया जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर फ्लोर की कंटेमिनेशन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी ग्राइंडर्स और सबस्ट्रेट्स है जो कभी कभी 4-4 mm, 8-8 mm या आधा इंच, पौना इंच भी कभी कभी पूरा फर्श जो है वो रिमूव करना पड़ता है। कभी कभार दोबारा प्रॉपर तरीके से कंक्रीट डालनी पड़ती है, कंक्रीट की फिर प्रॉपर एजिंग हो जिसमें कंक्रीट मेरी सख्त हो, ड्राई हो। बाय द बुक हम कहते हैं कि 28 दिन पुराना कम से कम फ़र्श होना चाहिए। फिर उसकी जो ग्राइंडिंग और फिर अगर उसमें क्रैक्स हैं तो क्रैक फिलिंग और ये सारी चीज़ें करके प्रॉपर तरीके से फिर इसके ऊपर जो है इपॉक्सी का जो है वो फ़र्श डाला जाता है। फॉल्टी रेजिन एंड हार्डनर। अच्छा, ये हम अक्सर जो मार्केट में ओपन एप्लीकेटर्स होते हैं वो यहाँ से सस्ते के चक्कर में जो है कहीं से कुछ रेजिन ले लेते हैं, कहीं से कुछ हार्डनर ले लेते हैं, फिर अपने तौर पे मिक्सिंग करके लगाते हैं। फिर इसमें जो है ना ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इपॉक्सी लग तो गई लेकिन फिर श्रिंकेज आई और इपॉक्सी के अंदर ही अपने जो है वो क्रैक्स हो गए, या कभी कभी रेजिन हार्डनर का इससे रेशो सीधा नहीं, मतलब रेशो प्रॉपर नहीं हुआ तो स्टिकी और सॉफ्ट आपकी कोटिंग हो गई। जब एप्लीकेशन ख़त्म हुई पता चला कि भाई ये तो 7 दिन बाद भी बिल्कुल च्युइंगम की तरह टैकी है या सॉफ्ट है और इपॉक्सी हमारी हार्ड नहीं हुई। तो ये जो फॉल्टी रेजिन और हार्डनर्स देते हैं, इसके लिए तो हमारे पास अगेन रेसिकेम में बने बनाए प्रोडक्ट हैं जो कि बनी बनाई वेट के हिसाब से पैकेजिंग में आते हैं, जिसको आप पूरा एक दफ़ा प्रॉपर्ली जो है वो ले लें और प्रॉपर तरीके से मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह जो फेलियर है प्रोडक्ट का वो नहीं आता। एज आई सेड अगेन इट रेसिकेम। अच्छा, एक दूसरा मसला, हम अक्सर और बेशतर सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू रेकमेंड सॉल्वेंट फ्री प्रोडक्ट्स for all sorts of coatings and especially thick floorings. So we pride ourselves in producing majority of epoxy flooring solutions as solvent free, जिसमें हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास टफ माइट और ग्लॉस माइट है हमारा, जो कि हम इसमें रेकमेंड करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग,
जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ पे स्टैटिक चार्ज डिस्चार्ज होता है, तो वहाँ पे भी हम जो है इसको एज अ टॉप कोट यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ट्रांसपेरेंट क्लियर कोट्स हैं कि कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे हमें क्लियर कोटिंग करनी है कंक्रीट के ऊपर या समटाइम्स 3D फ्लोरिंग के ऊपर, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना 3D आर्ट के लिए जो है कुछ उनको पिगमेंट्स वगैरह मिला के कुछ फ्लोरिंग के या कुछ वॉल कोटिंग के काम करने होते हैं, तो वो भी है। ये हमारी इकोनॉमिकल 2 कंपोनेंट कोटिंग है जिसे हम टफ माइट इकोनो कहते हैं। बड़े स्पैन पे जहाँ पे बजट के इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे एक जनरल पर्पस जो है इपॉक्सी फ्लोरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम टफ माइट इकोनो जो है वो रेकमेंड करते हैं। इसी तरीके से हम रेसी EPO केम माइट रेकमेंड करते हैं जहाँ पे हमारे पास केमिकल रेजिस्टेंट फ्लोरिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स की मैंने आपको रेंज बताई, दीज आर जस्ट अ फ्यू प्रोडक्ट्स। अगर आप रेसिकेम की वेबसाइट पे जाएंगे, रेसिकेम की वेबसाइट में अंडर ब्रोशर्स अगर आप चेक करेंगे इपॉक्सी फ्लोरिंग्स एंड कोटिंग्स की कैटेगरी में, तो वहाँ पे आपको बेतहाशा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अनकरीब आने वाले फ्यूचर में हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेकर मुख्तलिफ एरियाज़ में जो एप्लीकेशंस हो सकती है उसके पूरे सिस्टम्स एंड देन सब्सिक्वेंट कवरेज कैलकुलेटर्स ऑन द वेबसाइट्स विल आल्सो फॉलो इंशाल्लाह। अच्छा, हमने अपनी पिछली कुछ प्रेजेंटेशंस में ये चार्ट शो किया था जिसमें हमने बताया था कि कुछ इपॉक्सी के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उनकी क्या क्या पॉसिबल वजूहात हो सकती है। इस प्रेजेंटेशन में तो हमने वो 7 मेजर वजूहात डिस्कस की जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बहुत सारे और मामलात भी है। ये बहुत सारे लिस्ट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स और उसके मोस्ट प्रोबेबल जो कॉजेज़ हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आप पॉज करके इस चार्ट को भी देख सकते हैं, और ये सेम प्रेजेंटेशन हमने अपने लिंक्डइन के पेज पे एज अ PDF भी अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ जाके भी इसको जो है देख सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नंबर्स और ईमेल्स वगैरह आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है बिलखुसूस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वह बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।